हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या लगा तुम सबों को नहीं लौटेंगे? अरे लौटेंगे लौटेंगे, तब लौटेंगे जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत हो। हमें मालूम है तुम्हें मेरी जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों। तो आ गया मैं तुम्हारे अपने YouTube चैनल जीत क्लासेस दुमका में। क्या लेकर मालूम है? तो मेरे क्लास 10th के प्यारे बच्चों ध्यान देकर सुनो, तुम्हारे लिए है मॉडल प्रश्न पत्र। मॉडल प्रश्न पत्र कितना 2025-26 है ना। 2025-26 के लिए हम लोग मॉडल पेपर में सॉल्व करेंगे इस साल। देखो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले समझना पड़ता है, नहीं तो बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर देख सकते हो कि इतना इतना ये वो बकेते कुछ नहीं। सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ को पहचानो कि तुम्हारे में क्या स्ट्रेंथ है। हम लोग एक मेहनती बच्चे हैं, जैक बोर्ड जो आए हैं हमको पता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनती, और कहीं ना कहीं हम लोगों में कुछ ना कुछ संसाधनों की कमी हो जाती है। ये शायद मेरा वर्ड लोगों को किस हिसाब से लगे नहीं मालूम, लेकिन हम जैक बोर्ड से खुद हैं तो हमें मालूम है कि हाँ वो किस टाइप से पढ़ना पड़ता है। भरोसा रखो, अगर इस वीडियो पर आए हो तो तुम सही जगह पर आए हो। तुमको तुम्हारे भरोसे के अनुसार ही इस वीडियो पर मिल जाएगा। इस वीडियो पर जितना कुछ हम तुमको 1 मिनट में बोलेंगे उतना सुन लो, उससे ना तो ज़्यादा होगा ना कम होगा। ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। तुम्हारा कीमती वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले एग्ज़ाम देने से पहले समझ लो कि एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, किस टाइप का आएगा, कैसे हम लोग लिखेंगे और कैसे 60-70 के एवरेज नंबर को 90 से पार करेंगे, 95 पर लाएंगे, 99, 98 सब कैसे उस तरीके से पार करेंगे, है ना। तो देखो ध्यान से, ऑफलाइन के पूरे बच्चे को तो बोल रहे हैं, फिर से एक बार देख लो कि किस टाइप से। सबसे पहले तुम लोगों का बाबू टोटल 52 क्वेश्चन आता है। कितना क्वेश्चन? 52 क्वेश्चन आता है। 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। एकदम सीधी सी बात है। कितने सेक्शन में डिवाइड किया जाता है? 4 सेक्शन में। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में टोटल तुम लोगों का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 30 क्वेश्चन का जवाब देना तुम्हारे लिए क्या हो जाता है? बहुत जरूरी हो जाता है, और वो देना पड़ेगा, कंपलसरी होता है। सेक्शन बी में देखो कितना आसान सा सवाल है। सेक्शन बी में तुम्हारा क्या है? सेक्शन बी में 8 प्रश्न होता है 2 अंक का, जिसमें से तुमको 6 लिखना है, 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है। सेक्शन सी में तुम्हारा 3 मार्क्स का 8 प्रश्न है, तुमको 2 प्रश्न का आंसर देना होगा। समझ में आ गया? और सेक्शन डी में तुम्हारा 6 प्रश्न है, उसमें से 4 प्रश्न का आंसर तुमको देना पड़ेगा, वो 5 मार्क्स का है। वो एक्स्ट्रा तुमको 2-2 करके मिल जाता है, यानी कि कोई एक दो टॉपिक अगर अच्छा से तुम लोग नहीं पढ़े हो तो उसका घबराने का जरूरत नहीं है। वो भी टारगेट रख सकता है कि हम भी 100 में 100 लाएंगे। बड़ा बात बोलेगा सर चलिए इसमें तो ऑप्शन 2-2 को मिल गया, ऑब्जेक्टिव का क्या होगा? तो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के लिए तुम्हारे जिद सर है ना। मैं टोटल अगर तुम्हारा प्यार अच्छे से इस वीडियो पर मिला तो मैं तुम्हारा मॉडल सेट के साथ साथ तुम्हारा प्रीवियस ईयर जितना आया हुआ है सबका मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव तुम्हारे वीडियो में कराएंगे। और बोलोगे कि सब्जेक्टिव भी करा दीजिए सर, तो सब्जेक्टिव भी तुमको हम कराएंगे। क्लियर? इस ऑब्जेक्ट ये सिर्फ मेरा क्वेश्चन नहीं, 30 क्वेश्चन नहीं बताएंगे इसमें। 30 सेक्शन ए के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हैं। अगर सेक्शन ए के 30 क्वेश्चन में हम 30 क्वेश्चन नहीं 30 तरह के क्वेश्चन तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो उस वीडियो को बनाएंगे, उसके लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन नहीं 30 तरह के क्वेश्चन को हम इसमें तुम लोगों को समझाएंगे। वीडियो में लाइक जरूर करना अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो मत करना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगे तो सच में क्यों, ताकि हमको इससे मोटिवेट हमको तुम कर पाओ कि हाँ हम दूसरा वीडियो बनाने के लिए आए, मुझे मजबूर हो जाए कि वीडियो बनाना पड़े। ठीक है, तो लाइक कमेंट जो भी खराब लगे तो खराब बोल देना कि वीडियो में आप ज़्यादा टाइम दिए, क्या किए नहीं कि टोटल चीज़ बोल देना। कुछ भी बोल सकते हो जो तुम्हारा मन में आए कि अच्छा बोलना चाहिए खराब बोलना चाहिए, कोशिश तो करेंगे हम अपना बेस्ट देने का। चलो देखो, सीधा वक्त गवाए हम तुम लोग का नहीं गवा कर सीधा काम की बात पर आते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए का हम 30 क्वेश्चन को जैसे तुम लोगों को बोले, क्या बोले कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे ध्यान से समझो बाबू। सबसे पहले क्वेश्चन देखो तुम लोगों का क्या है कि पी जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 64 के शून्यक ज्ञात के। शून्यक यानी कि जीरोज। तो शून्यक कैसे निकालेंगे? शून्यक निकालने के लिए जो दिया हुआ फंक्शन है उसको जीरो कर देना। जेड स्क्वायर माइनस 64 बराबर कितना हो जाएगा? जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। तो जेड स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 64। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 64। जब भी रूट से निकले तो प्लस माइनस 64 का कितना हो जाएगा? 8। प्लस माइनस 8 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर किसका करेंगे? 2 को करेंगे। कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोलता है बिंदुओं में 0, 6, 7, 0, 5, 0 में कौन से बिंदु एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है? तो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। ध्यान से देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है बाबू। ये तुम्हारा कितना हो गया? ये एक्स अक्ष हो गया। ये क्या हो गया? वाई अक्ष हो गया। तो एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु टच करता है ना, एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु टच करता है, कहीं भी टच करे तो वाई का वैल्यू 0 हो जाता है। वाई का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। एक्स अक्ष पर टच करने वाला बिंदु वाई का 0, और वाई अक्ष पर कोई बिंदु अगर टच करेगा तो एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो एक्स अक्ष पर टच करने वाला मतलब वाई का
जीरो, कौन कौन सा वाई जीरो, क्यू और वाई आर का वैल्यू वाई पर जीरो है, ये तो नहीं होगा, यानी कि क्यू और आर जो है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, एक्स एक्स को टच करेगा। तो ऑप्शन में देखो क्या है, पी है, आर है, क्यू है, यहाँ देखो क्यू और आर दोनों है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, दो समपरिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, कम से कम बोला, दो समपरिमेय, कोई भी दो समपरिमेय संख्या ले लो, मान लो कोई भी दो समपरिमेय संख्या लेगा, मान लो जैसे कितना हो गया तुम लोग का, अगर 2 हो गया और 4 हो गया, 2 4 के बीच में कम से कम एगो 3 तो होगा ही होगा, दो सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या होती है कि नहीं, तो तुम लोगों का क्या होगा, कम से कम एक तुम्हारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, कितना होगी, बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या होगी, तो कम से कम एक होगी, एक से ज्यादा हो सकता है, बोले एक से ज्यादा कैसे होगा सर, दो सम संख्या 8, 2 और 8 के बीच में क्या होगा, 3 5 और कितना हो गया 7, तो एक कम से कम एक होगा, यानी कि कम से कम पूछा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। इसके बाद क्या बोला, ध्यान से देखो, दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF, दो क्रमिक विषम संख्या, कोई भी दो क्रम का विषम संख्या, जैसे 1 3 हो गया, या तुम लोग 11 13 मान लो, इसके बीच का जब ये HCF निकलेगा तो क्या निकलेगा, मैक्सिमम कितना निकलेगा 1, दो क्रमिक विषम संख्याओं के बीच का 1। दो चरों y और z में रेखिक समीकरण ay bz प्लस c बराबर 0, देखो यहाँ पे हम लोग जो जनरल इक्वेशन पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इसमें क्या होता था, तुम लोग पहला क्वेश्चन में है, पहला क्वेश्चन में कि इसमें कितना हल होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, क्यों, x का वैल्यू जितना पुट करेंगे y का उतना आता था, यहाँ पे चर x y की जगह क्या है, yz है, तो इसमें भी क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से मतलब अनगिनत, इनफाइनाइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 समझो, संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। देखो वीडियो को फास्ट बोल रहे हैं ताकि तुम्हारा टाइम बर्बाद ना हो, अगर फास्ट लगे तो वीडियो में जो कमी होगा बोल देना, ताकि तुम्हारे वीडियो की नेक्स्ट वीडियो में वो बेहतर होकर आए तुम्हारे पास, क्लियर। संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है, तो याद रखना संगत, संगत अभी हम क्या बताए कि संगत के लिए एक चीज समझो, संगत कब बोलेंगे, ठीक है, समझो मेरे प्यारे बच्चों, संगत कब बोलेंगे और असंगत क्या होता है सब बताते हैं, एक सेकंड में देखो 3 तरह का क्वेश्चन तुम जान लोगे। जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 का, तो ये होता है प्रतिच्छेदी, ये क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब कैसा रेखा, ठीक इस तरीके का एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हुआ, उसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। जब a1 बटे a2, मान लो b1 बटे b2 का तो बराबर हो गया, लेकिन c1 बटे c2 का बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब ये होता है समांतर। ये क्या होता है, समांतर। समांतर का मतलब क्या हो गया, इस तरीके का हो गया, है ना। जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे C2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा समपाती। इसका मतलब क्या हो जाएगा, समपाती, यानी कि ये वाला चीज, ये समपाती हो जाएगा, क्लियर। तो संपाति तुम्हारा ये क्लियर हो गया। तो अब देखो इसमें बोला सर ये तो क्या बताया, वहां पे संगत असंगत पूछा था, देखो इसी में तुमको कैसे पता चल जाएगा। बात को समझो, जब एक बिंदु पर संगत कब होगा, संगत जब ये दोस्ती कब होता है, जब हम लोग मिलते हैं। संगत मतलब तो मिलेंगे कब, जब टच होगा। तो बाबू रे लाइन देखो यहाँ पे एक बिंदु पर टच हुआ तो मतलब हाँ मिल गया मतलब संगत होगा, संगत होगा। तो ये तुम्हारा प्रतिच्छेदी को हम लोग क्या बोलेंगे, संगत होगा। ये मिल भी नहीं किया तो संगत कहाँ से होगा, मिल भी नहीं किया संगत कहाँ से होगा, तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। समझ में आया। और ये संपाति मिलले है एकदम सटले सटले, जहाँ जाएंगे सटले सटले, तो सटले सटले जाएगा मेरे भाई, तो ये भी संगति होगा, ये भी क्या होगा, संगति होगा। तो ये संगत का समझ में आ गया। दो संगत होगा, असंगत कब होता है, जब वो समानांतर हो, यानी कि ये वाला कंडीशन जब सेटिस्फाइड करे। अब संगत और असंगत के साथ समझो किसमें कितना हल होगा। जब एक बिंदु पर टच करे तो केवल एक हल, कोई पे टच नहीं करे तो हल ही नहीं होगा, जीवन में कभी मिलवे नहीं करेगा तो हल ही नहीं होगा, कोई झगड़ा उगड़ा का। लेकिन जैसे ही साथ साथ रहेगा ना, केतनों झगड़ा हो जाए मिलवे करेगा, हल होवे करेगा। तो इसका अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। समझ में आ गया, एक कितना मस्त तुम लोग का सीख जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर तुम लोग का क्या हो जाएगा तब, क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखो। तो इसमें तुम लोगों का क्या बोल दिया, जूम क्यों हट जा रहे हो मेरे भाई। अच्छा चलो देखो, देखो क्या बोल रहा है, संगत की समीकरण तो प्रतिच्छेदी दिया है, यहाँ समानांतर दिया है। चलो और थोड़ा दूसरा ऑप्शन में क्या देखते हैं, यहाँ पे दिया है संपाति, इनमें से कोई नहीं। देखो अब तुम लोग बोलेगे प्रतिच्छेदी में संगत होता है, तो प्रतिच्छेदी के साथ साथ तुम लोग का संपाति वाला में भी क्या होता है, संगत होता है, दोनों में। लेकिन यहाँ एक दोनों तो है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं मारना है। क्यों, क्योंकि दोनों होना चाहिए संगत में। क्लियर। अब देखो तुम्हारा जैसे इसका मूल निकालने बोले, मूल का मतलब होता है एक्स का वैल्यू। मूल का मतलब क्या होता है, एक्स का वैल्यू। लोग तो तुम लोग आराम से इजीली निकाल लोगे। कैसे, जब भी कोई द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का रूल होता है क्या क्या,
बहुत तरह का रूल होता है। देखो पहले तो हम लोग क्या जानते हैं, गुणनखंड विधि। तो कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट और लास्ट को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 6x² आया। अब 6 को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं, 2 3 जा, बीच वाले फैक्टर को तोड़ते हैं किस तरीके से, 2 और 3 तो 5 हो गया। तो यहाँ पे देखो x², यहाँ पे हो गया -3x -2x प्लस 6 बराबर कितना हो गया 0। x कॉमन ले लो तो हो गया x -3, यहाँ पे -2 कॉमन ले लो, x -3 बराबर 0, यानी कि यहाँ हो गया x -3 हो गया, यहाँ पे x -2 बराबर कितना हो गया बाबू 0 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब x -3 बराबर 0 कर दो, x -2 बराबर 0 कर दो, यानी कि x बराबर 3 हो गया, x बराबर 2 हो गया। तो 3 2 x बराबर क्या हो गया 3 और 2, तो मतलब 3 भी होगा और 2 भी होगा। तो 3 भी होगा और 2 भी होगा, मतलब B और C दोनों होगा। तो ऑप्शन ये वाला मारना, समझ में आ गया, कोई एक नहीं मारना, बोथ होगा, C B एंड C। समझ में आ गया। अब हम लोग का देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है तुम्हारा, देखो 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग 202 हो। देखो 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, 2 विषम, विषम का मतलब जैसे 1 हुआ तो 3, 3 हुआ तो दूसरा 5 होगा। विषम लगातार बोला है, मतलब 1 होगा तो दूसरा x + 2 होगा, कुछ भी कर लो, जैसे 3 5, तो 3 में 2 जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 7 हो तो 5 में 2 जोड़ लोगे। तो अगर हमको तो नहीं पता कि कौन सा, जिसका जिनके वर्गों का योग बोला है, वर्गों का योग बोला है, तो हम लोग कैसे जानेंगे, ध्यान से समझो। तो पहला को मान लेंगे x, पहला को कितना मान लेंगे 2 धनात्मक विषम पूर्णांकों का योग, यही ना बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से समझो कि 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग बोला है, वर्ग का योग बोला है, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो हम लोग क्या करेंगे इसमें वर्गों के। तो माना हम लोग क्या माना था ना, तुम लोग लिख लेना, पहला संख्या x मान लो, विषम संख्या x मान लो, तो दूसरा कितना होगा x + 2, ये पहला विषम संख्या, और दोनों के वर्गों का योग, तो मतलब वर्ग का योग मतलब x² और प्लस हो गया यहाँ तुम्हारा x + 2 का होल स्क्वायर, वर्गों का योग तुम्हारा 202 है। तो ये x² हो गया, a + b का होल स्क्वायर क्या करेगा a² + 2ab + b² बराबर हो गया 202। ध्यान से देखो x² कितना हो गया 2x² प्लस कितना हो गया 4x, और यहाँ पे हो गया 202 और -4 हो गया, यहाँ पे हो गया 2x² + 4x और माइनस कितना हो गया 4x और माइनस यहाँ पे हो गया तुम्हारा 4, 198 बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे बाबू, तो x² यहाँ पे + 2x और माइनस 2 9 18, 2 9 18 बराबर कितना हो गया 0, बराबर कितना हो गया 0। सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखो, हालांकि इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया तुम्हारा, अब जैसे हम लोग हो गया यहाँ पे x² + 2x - 99 = 0/2 करेंगे 0 हो जाएगा। इसको सेम प्रोसेस से तोड़ सकते हो, फर्स्ट और लास्ट को गुना करो तो ये कितना हो जाएगा -99 x² हो गया, 99 को तोड़ो, यहाँ कितना हो जाएगा 3 3 9 हो गया, 3 11 हो गया, हम लोग को 2 लाना है तो 11 में 9 गया तो कितना बचा 2, तो x² + 11x - 9x - 99 बराबर कितना हो गया 0। x कॉमन ले लो बाबू, तो x + 11 - 9 कॉमन ले लो, x + 11 बराबर कितना हो गया 0। x + 11 यहाँ पे हो गया x - 9 बराबर कितना हो गया 0, x + 11 बराबर 0, x - 9 बराबर कितना हो गया 0। तो x बराबर -11 और x बराबर 9। अब तुम लोग बोलोगे दोनों में से कौन सा आंसर होगा, तो दोनों में से -11 नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक कौन है 9 होगा, कौन होगा, तो x बराबर अगर 9 होगा तो दूसरी संख्या जो होगा तुम्हारा, दूसरी संख्या कितना है x + 2 है, यानी कि 9 + 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11, तो 9 11 आंसर कौन होगा मेरे भाई, ये वाला होगा 9 11। क्लियर। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन AP समानांतर श्रेणी में नहीं है। समानांतर श्रेणी में होने का मतलब क्या होता है, समानांतर श्रेणी में हम लोग उसको बोलते हैं जिसके सार्वअंतर बराबर होते हैं, यानी कि इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस जिसका बराबर होता है। ध्यान से समझो, तो कॉमन डिफरेंस यानी कि D निकालेंगे, D कैसे, इसका D1 निकालेंगे, देखो 4 में 2 गया तो कितना बचा 2, सीधा शॉर्टकट बना रहा है, 6 में 4 गया तो कितना बचा 2, 8 में 6 गया तो 2, तो ये AP में है, AP में। लेकिन वहाँ क्या पूछा है कौन नहीं है, तो ये तो होगा ये तो नहीं होगा, इसका मतलब 9 में 1 गया तो कितना बचा 8, 17 में 9 गया तो कितना बचा 8, 25 में 17 गया तो कितना बचा 8, ये भी AP में है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। ध्यान से समझो, -6 देखो इसमें कैसे याद करोगे, -6 में गया क्या गया -10, तो क्या हो गया -6 + 10 यानी कि कितना हो गया 4
4, इसमें इसको घटा दो तो -2 -6 हो गया, यानी कि -2 + 6 = 4। इसमें भी 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 में से -2 को घटा दो तो 2 + 2 = कितना हो गया 4, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो बिना देखे इसको मार दो, ले बिना देखने चलो इसको कर लो। 4 में 1 गया तो कितना बचा 3, 9 में 4 गया तो कितना बचा 5, बराबर नहीं होगा। तो ये वाला आंसर होगा, ये एपी में नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? चलो देखो, वीडियो के लिए देख रहा है कि कितना स्पीड बोलना पड़ रहा है, इसीलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा इस मेहनत पे क्या कर देना, रंग ला देना। कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है और क्या कमी है जो अगले वीडियो में सुधर कर आएगा। ध्यान समझो, 1 4 7 10 ... के 28वें पद का मान ज्ञात कीजिए। 28वें पद का, यानी कि A28 निकालने बोल रहा है। तुम लोग तो पढ़ा होगा मेरे भाई, A28 निकालने बोल रहा है। A28 का मतलब क्या, ध्यान से समझो, दुनिया का कोई भी पद हम निकाल सकते हैं जब मेरे पास A और D हो, A और D हो। तो A मेरे पास है जब प्रथम पद, यानी कि A बराबर कितना हो गया 1, और D बराबर हम लोग निकाल सकते हैं 4 में 1 गया तो कितना बचा 3, A28। तो A28 बराबर क्या हो जाएगा A + 27D। A प्लस कितना हो जाएगा 27D। AN बराबर होता है ना A + n - 1 × D। तो A28 बराबर हम लोग A प्लस क्या लिखते हैं 27D। तो A कितना हो गया 1, 27 × D का वैल्यू कितना हो गया 3। तो 1 हो गया बाबू, प्लस 7 × 21 के 1, हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 81, यानी कि कितना हो गया 82। 82 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है बाबू? अब ध्यान से देखो, तुमको दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनकी संगत भुजाओं को, तो याद रखना, दो समरूप त्रिभुज की क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आ गया? वर्गों के, संगत भुजा का वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि एरिया कोई भी मान लो एक ट्रायंगल होगा, फर्स्ट ट्रायंगल का अनुपात मान लो ABC मान लिए हम, है ना, और एरिया ऑफ मान लो PQR मान लिए। दोनों का अनुपात कितना दिया है बाबू, यहाँ पे दिया है 16/81। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है ना, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल उसके संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। संगत भुजा मान लो, कोई भी भुजा का अनुपात बोला है तो भुजा मान लो A और इसका भुजा मान लो दूसरे का मान लो B, दोनों का स्क्वायर किसके बराबर होगा 16/81। जब इसका स्क्वायर करोगे, तो क्या करोगे, देखो स्क्वायर उधर चल जाएगा, तो A/B बराबर √16 कितना हो जाएगा 81, यानी कि प्लस माइनस, अनुपात माइनस नहीं होगा, 4 कितना हो जाएगा 9, 4/9 यानी कि 4:9। तो 4 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान से देखो, 12 नंबर क्या बोल रहा है, 12 नंबर तुम्हारा कितना आसानी से बोल रहा है मेरे भाई। 12 नंबर क्या बोल रहा है, सम चतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। सम चतुर्भुज को हम लोग देखो सबसे पहले बनाते हैं। सम चतुर्भुज ये हो गया जिसकी चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये एक विकर्ण हो गया, एक विकर्ण लंबा, एक विकर्ण क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ध्यान से समझो, तो एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, दूसरा 16, तो ये मान लो 12 होगा और ये 16। तो विकर्ण क्या करता है, सम चतुर्भुज की विकर्ण एक दूसरे को लंबसम विभाजित करती है। तो जब लंबसम विभाजित करती है, अगर ये 16 हो तो ये 8 होगा, और ये 12 है तो ये 6 होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण होगा कि नहीं होगा। तो बाबू रे, मान लो यहाँ पे हम लोग A दे देते हैं, ये B दे देते हैं, C दे देते हैं, D देते हैं, O देते हैं। तो AOBC एक समकोण त्रिभुज हुआ। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि AD बराबर हो जाएगा √6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 36 और 64 हो गया 100, यानी कि हो गया 10। यानी कि आंसर कौन सा होगा बाबू, 10 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। ध्यान से समझो, अब क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया, 12 हो गया। अब देखो, अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 13, 2 ब्लैंक पेज ले लिए थे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। दो अक्षों के मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या बोलते हैं। ये सर ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, तो मूल बिंदु दे दो ना, ओरिजिन। समझ में आ गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, वाई अक्ष से 8 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है। मतलब समझो, वाई अक्ष से 8 इकाई युग्म दूर है और जो एक्स अक्ष पर स्थित है, यानी कि यहाँ से 8 दूरी पर, तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ से 8 दूरी यहाँ पे होगा, कहीं भी होगा। तो यहाँ पे होगा तो 8 0 कहलाएगा, यहाँ होगा तो -8 0 कहलाएगा। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से दे देंगे 8 0। समझ में आ गया बात को, क्लियर।
इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हो रहा है, यदि cos a बराबर 3/5 हो तो sec a ज्ञात कीजिए। तो कहो उल्टा पुल्टा नहीं करना, सीधा वो बनाने नहीं जाएंगे इस फॉर्मूला। cos a बराबर 3/5, तो cos को हम लोग cos a इक्वल टू 3/5 है मेरे भाई, तो 1 पलट दो। cos a को क्या लिख सकते हो, सीधा बताओ, 1/sec a लिख सकते हो। 1/sec a बराबर कितना हो गया, 3/5, दोनों को पलट दो तो sec a बराबर क्या हो जाएगा, 5/3, 5/3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया तुम लोग का, क्वेश्चन नंबर हो गया कितना, 15 हो गया, 15 ना हो गया, 16 नंबर। देखो 16 नंबर क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन है। देखो कितना इजीली सॉल्व होगा। sec a है बाबू, यहाँ पे sec a है, sec a को हम क्या लिख सकते हैं, देखो sec a है, sec a को हम लिख सकते हैं 1/cos a, और tan a को लिख सकते हैं हम sin a/cos a लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट हो गया। अब ब्रैकेट में यहाँ क्या है, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस कितना है, साइन है। समझ में आ रहा है ना, उसी में सॉल्व करके तुमको दिखा रहे हैं। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम लोग। cos a जैसे ले लिए तो यहाँ बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बचा, गुना में क्या है 1 माइनस साइन ए है। तो बाबू रे एक चीज देखो ध्यान से, a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटे कितना है मेरे भाई cos a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू होता है cos स्क्वायर a, और बटे हो गया cos a। तो cos a खत्म, यानी कि कितना बचा cos a। तो ऑप्शन कौन सा होगा, cos a कहाँ है, साइन ए से के cos a, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ध्यान से देखो अब तुम लोग का कितना देंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, बाप रे 192 पड़ गया, 192, थोड़ा घट जाओ, थोड़ा घट जाओ, 76, 85, 97, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है cot a बराबर 1 हो तो a का मान क्या हुआ। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। cot a बराबर 1 है तो cot है तो cot a, और 1 का कितना डिग्री का वैल्यू होता है, cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, cot 45 डिग्री, तो a बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। a बराबर 45 डिग्री मतलब ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन कितना हो गया सी, ऑप्शन कितना हो गया सी। अब देखो हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हारा कि जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी लंबाई दोनों बराबर, एकदम शॉर्ट में बनाना जो ट्रिक बता रहे हैं, जब किसी खंभे की छाया उसकी परछाई के बराबर हो, मतलब ये x और ये x, ये समकोण त्रिभुज तो होता ही है। तो देखना ये भुजा ये बराबर तभी बराबर होता है जब ये 45 डिग्री और ये भी कितना डिग्री होता है 45 डिग्री, क्योंकि बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है, बराबर मतलब 45, सिर्फ करने का भी जरूरत नहीं है। तो किसी सीधे खड़े खंभों की छाया उसकी लंबाई के बराबर, सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा 45 डिग्री, उन्नयन कोण कितना होगा 45 डिग्री। समझ में आ गया। अब देखो 19 नंबर, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, अरे चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है। दशमिक देखो इसमें क्या बोला है कि दशमिक संख्या 111 है, डेसिमल नंबर 111 सेट, क्या बोलेंगे, क्या इसको पूर्ण संख्या बोलेंगे 111 को, या फिर प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, या परिमेय संख्या बोलेंगे, या इनमें से सभी। तो देखो 111 पूर्ण संख्या भी है, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, 0 से स्टार्ट हो, प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट हो एकदम अनंत तक जा सकता है, परिमेय संख्या मतलब जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं 111/1, यानी कि ये सभी है, इनमें से सभी होगा, इनमें से क्या होगा, सभी होगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 21 देखो, किसी त्रिभुज ABC के दो भुजा AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 होते हैं, तीसरा भुजा किसके लिए संभव है, बात को समझो। किसी त्रिभुज के लिए मान लो ये A, ये B, ये कितना हो गया बाबू C, AB कितना है 7 है, BC कितना है 4 है। बस एक चीज रखना, त्रिभुज का कोई तीसरा भुजा तभी पॉसिबल होगा जब किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, कोई भी। तो जैसे बाबू मान लो यहाँ पे हम ऑप्शन में अगर 6 रखते हैं तो सेटिस्फाइड कर जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का जोड़ 6 से बड़ा है। 8 भी रखेंगे तो दोनों का जोड़ 7 4 11, 8 से बड़ा हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाइड हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब बचा तुम्हारा कौन सी 12, अगर 12 रख देंगे तो 7 4 को जोड़ेंगे तो 11 होगा, 12 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज का रूल होता है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी इसका मतलब 12 अगर हम लोग यहाँ डाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए ए और बी डाल सकते हैं, मतलब ए और बी बोथ सही है, नहीं कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अब देखो एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या प्राप्त होता है। पासे को जब भी, यानी कि लूडो का गोटी या पासे को नहीं होता कि सुकुनी मामा, क्या हुआ था, सुकुनी मामा जब पासा फेंका था ना ऐसे करके,
दुर्योधन को जिताने के लिए बाद में कुछ हुआ लेकिन जितवा गया था ना बबुआ, ये छक्का। तो क्या रहता है लूडो का गोटी में हम लोग रोज खेलते तो क्या रहता है बबुआ, रहता क्या है, तो रहता है उसमें 1 2 3 4 5 6 रहता है कि नहीं रहता है, रहता है कि नहीं रहता है, अरे बोलो रे, हाँ तो रहता है। तो क्या बोल रहा है, एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या क्या क्या है 2 4 6, यानी कि प्रायिकता बराबर क्या होता है, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता बराबर क्या होता है, संभावित परिणाम के गो है 3 गो, संभावित परिणाम के गो है 3 गो, कुल परिणाम के गो है 6 गो। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना हो गया 1/2, 1/2। समझ में आ गया बाबू। कुछ भी कमी होगा इस वीडियो पर तो अगला वीडियो में जरूर कॉमेंट करना, चाहे खराब हो चाहे अच्छा, जो लगे वही करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ हम सुधार के लाएं। बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे अगर तुम लोगों का साथ रहा तो, इतना प्रैक्टिस करवाएंगे ना, खाली वीडियो देख के यार 90% आएगा। ध्यान से देखो, निश्चित होने वाली घटना, तो निश्चित जिसका घटना उसकी प्रायिकता 1 और जिसका घटना अनिश्चित हो उसका 0। समझ में आ गया। अब देखो, एक पासा को उछाला जाता है तो 3 के गुणक संख्या आने की प्रायिकता, एक पासे को जब उछाले तो हम लोग अभी बताए, एक पासे को जब उछालेंगे तो क्या कह सकता है 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। यहाँ पे क्या बोला, 3 के गुणक, 3 का गुणक क्या क्या होगा, एक 3 खुद होगा, एक 6 होगा। तो संभावित परिणाम हो गया 2, कुल परिणाम हो गया 6, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कितना हो गया 1/3, 1/3। अच्छा, इसमें कौन सा आंसर नहीं मारे थे, इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, बी होगा। अब ध्यान से देखो, 1/3, तो 1/3 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, 1/3। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25, यदि x+3 3x 4x + 2 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान, जब भी समानांतर श्रेणी में होगा तो उसका सर्वांतर क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि दूसरे पद में पहला पद को घटाएंगे और तीसरे पद से दूसरा को, सर्वांतर बराबर होगा कि नहीं। डी, तो हम लोग क्या करें, मतलब 3 को पद है तो हम लोग D1 निकले, यानी कि क्या हो जाएगा 3x माइनस क्या हो जाएगा x+3 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा 4x + 2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ 3x। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 3x हो गया माइनस x माइनस 3, यहाँ पे हो जाएगा 4x + 2 माइनस 3x। तो 3x में एगो x गया तो 2x माइनस 3, यहाँ पे 4x में 3x गया तो x + 2, यहाँ पे हो गया 2x माइनस x बराबर 2 प्लस कितना हो गया 3, तो x बराबर कितना हो गया 5। तो x बराबर 5 मतलब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर का 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। 26 नंबर देखो, 26 नंबर देखो, 26 नंबर देखो, 26 नंबर क्या बोल रहे हैं, 26 नंबर बोल रहा है मेरे भाई कि यदि 5 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 है, माध्य मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं का जोड़ और बटे कितनी संख्या है, वही उसी को बोलते हैं। तो सभी संख्या का माध्य कितना है 10 है, तो माध्य बराबर हम लोग सबसे पहले कुछ जरूरत ही नहीं है, माध्य बराबर क्या करेंगे, सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 5 + 6 + 8 + 9 + x + 13 और बटे के गो है गिनो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, बटे 6 से भगा दिए, माध्य कितना है 10, माध्य कितना है 10, इनको जोड़ो 6 5 11 11 8 19 19 और 9 कितना हो गया 28, 28 और 13 कितना हो गया 28 और 13 कितना हो गया रे, 28 और 13 हो गया 41, 41 बटे कितना हो गया 41 + x और बटे हो गया 6, इसको इससे गुना करो, इसके नीचे कुछ नहीं हुआ, यानी कि 6 गुना इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 6 60 बराबर हो जाएगा 41 + x। तो 60 हो गया माइनस 41 बराबर कितना हो गया x, यानी कि 60 में 41 गया तो कितना बचा मेरे भाई, 10 में 1 गया तो 9 और 5 में 4 गया तो 1 19, यानी कि x का आंसर 19 19 19 कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, क्लियर, किसी को देखो कोई दिक्कत। 27 नंबर, 27 नंबर देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 27 नंबर, 27 नंबर नरे कोशिश तो कर रहे हैं बाबू फास्ट बनाने का, ताकि तुमको बहुत ज़्यादा टाइम का लॉस ना हो, तुम देख ही सकते हो लॉस नहीं किए। देखो ध्यान से, अब देखो इसमें क्या हो गया कि 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुलक। बहुलक के लिए हम सबसे आसान से उपाय बताएं, इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम या आरोही क्रम में सजा लेना। देखो कैसे, तो 0 हो गया यहाँ पे देखो, हालांकि डायरेक्टली जो सबसे ज़्यादा बड़ा है तो हम बोल देना 0 0 और कहीं है नहीं है 1, देखो 0 को तो लिख दिए, 1 को पेंसिल से काटते चले जाना, 1 को भी लिख दिए, 1 कहीं है और नहीं है। अब यहाँ पे देखो 1 और 2 को लिखे, यहाँ 2 को लिख दिए, 2 को लिख दिए, 1 और 2 और लिख दिए, 1 और 2 और लिख दिए, 1 और 2 और लिख दिए, खत्म हो गया। अब हम लोग किसको बचेंगे, देखो हमको लग नहीं रहा है किससे ज़्यादा, तुम लोग को देख रहा है जो सबसे ज़्यादा बार आए वही बहुलक होता है, तो बहुलक सीधा सबसे ज़्यादा बार 2 ही आया, इस नाम हमको लिखने का भी जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन में हम लोग क्या मार देंगे, ए मार देंगे। समझ में आ गया बात को।
क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 को देखो क्या बोल रहा है, देखने का वो सब जरूरत भी नहीं है। 7, 8, 12, 15, 10, 9, 11, 13, 14 की मध्यिका क्या होगी। मध्यिका मतलब क्या होता है, माध्य का, माध्य, माध्य का और बोलक पड़े हो तो मध्यिका क्या होगा। मध्य देखो दो तरीके से समझ सकते हो कि जब एन, एन मतलब हो गया के गो पद है, के गो टर्म है, नंबर ऑफ टर्म को, ठीक है। यानी कि एन हम लोग क्या बोलते हैं, के गो संख्या है, तो गिनो क्या गए बबुआ। इसको सबसे पहले तो तुमको ये करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले सजाओ। सबसे पहले देखो कितना है छोटा, सबसे छोटा है तुम्हारा जाके 7, सबसे पहले कितना है 7, इसके बाद कितना है 7, ये खत्म हो गया, पेंसिल से काट देना। 7, 7 के बाद और कुछ नहीं है, एगो क्या है 8, 8 को लिख देना। 8 के बाद क्या है तुम्हारा जाके, 8 के बाद है 9, 9 को लिख दो। 9 के बाद सबसे बड़ा क्या है तुम्हारा जाके 11, 11 को लिख दो। इसके बाद कितना हो गया तुम्हारा जाके 12 को लिख दो, चलो 12 को लिख दो। इसके बाद 13, तो 13 को लिख दो। इसके बाद कितना हो गया 14, 14 को लिख दो। इसके बाद कितना हो गया 15, तो 15 को लिख दो। अब देखो बाबू इसमें क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो ये सम और विषम में 8 में अंतर हो जाता है। अगर 9 रहता तो सीधा हम लोग क्या करते हैं 4 को उधर बांट देना, लेकिन उसका भी कुछ रूल होता है। क्या रूल होता है देखो तो बता देते हैं। अगर जब n, ध्यान से समझो, n जब विषम हो, n जब क्या हो, n जब सम हो, सीधी तौर पर समझो, n जब क्या हो सम हो, एन सम मतलब क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। n बराबर कितना निकल गया 8। यहाँ पे गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अरे 9 हो गया, कौन सी छोड़ दिए, अच्छा 10 को छोड़ दिए थे बाबू, 10 छोड़ दिए थे। n बराबर 8 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 जब हो गया तो n जब विषम हो तो क्या 2 से भाग लग रहा है, नहीं 2 से नहीं लग रहा, तो 2 से लगने के लिए 1 जोड़ देना। यानी कि जब n विषम हो तो n प्लस 1/2th टर्म होता है, n प्लस 1/2th टर्म, यानी कि 9 प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस 1/2, यानी कि 10/2 बराबर कितना हो जाएगा 5th टर्म, यानी कि 5वां वाला टर्म को गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 5वां टर्म पे कौन हुआ 11, यानी कि तुम्हारा इसमें मध्य का क्या हो जाएगा 11। अब हम वीडियो को देखो तुमको समझाने के लिए सम संख्या का बता देते हैं कि कैसे इसका मध्य का निकालोगे। यानी कि देखो ये तो वीडियो का नहीं है, लेकिन तुम आए हो इतना भरोसा करके तो देख लो। जब n बराबर मान लो कोई सम संख्या हो, n बराबर क्या हो सम संख्या हो, तो मध्यिका बराबर होता है, मध्यिका बराबर क्या होता है 2 से कट रहा है ना, तो याद रखना n प्लस 2th टर्म, n प्लस 2th टर्म प्लस n प्लस 2 u प्लस 1, यानी कि 2 से कटने वाला दोनों के टर्म को 2 से भाग दे देना। समझ में आ गया बात को। मान लो 8 टर्म होगा, अगर मान लो 8 टर्म होता है तो 8/2 यानी कि 4 और प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 5, यानी कि दोनों के टर्म को जोड़ देता, 4 5 को नहीं, दोनों के टर्म को जो वहाँ पे रहता नंबर जो रहता चौथा नंबर पर 5वां नंबर पे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना, ये मध्य का निकल जाएगा। क्लियर। अब बात को समझो। 29 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन बहुत सारा बाबू तुम लोग का क्या करना पड़ता है स्पीड में टाइम, ताकि तुम लोग का बचे। ध्यान से देखो, यदि 2 वृत्तों के केंद्र के मध्य की दूरी उनके त्रिज्याओं के योग से अधिक हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। ध्यान से देखो, यदि 2 वृत्तों के केंद्र के मध्य की दूरी उनके त्रिज्याओं के योग से अधिक हो, त्रिज्याओं 2 वृत्तों के केंद्र के मध्य की दूरी यदि उनके त्रिज्याओं के योग से अधिक हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। If the distance between 2 centers of circle is greater than the sum of their radius, यानी कि बात को समझो, अगर 2 वृत्त है, ठीक है, ये 2 वृत्त है, अब इसका जो ये डिस्टेंस कुछ है, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो कुछ भी हो गया, मान लो इसका 2 मान लेते हैं और इसको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं कितना, चलो एक कोई ऐसे नहीं समझोगे तुम लोग, ध्यान समझो कि कोई एक वृत्त है, ठीक है, कोई एक वृत्त है, मान लो उसका हम लोग त्रिज्या मान लिए 5 सेंटीमीटर, कोई एक वृत्त है जिसका त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं छोटका मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, इन दोनों के त्रिज्याओं का जोड़ हो गया 5 + 3 कितना हो गया 8। अब समझो, यदि 2 वृत्त, ध्यान समझो, यदि 2 वृत्तों के केंद्र के मध्य की दूरी त्रिज्या के योग से अधिक हो, त्रिज्या के मध्य से अधिक हो, यानी कि 2 केंद्र कोई भी वृत्त रहेगा, इन दोनों के केंद्र का दूरी क्या होगा 8 से भी अधिक होगा, 8 से भी अधिक होगा, अधिक हो तो इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की क्या हो सकती है। आठ से अधिक होगा तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, 8 से जब अधिक हो तुम लोगों का
दोनों को जब मिला लोगे, अच्छा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोला है ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो 2 वृत्त हो गया बाबू, 2 वृत्त तो मतलब दोनों तो सटा नहीं है, सटता तो 8 से कम हो जाता है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एगो इधर से चला जा सकता है और एगो इधर से देखा जा सकता है। यानी कि कितना हो जाएगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। अब देखो तुम लोगों का क्या बोल रहा है, 2 गोले के आयतन का अनुपात, 2 गोले के आयतन का अनुपात, 2 गोले के आयतन का अनुपात, 2 गोला, कोई भी 2 गोला है तो 2 गोला आयतन, एक का देखो ज्यादा है एक का कम, तो सीधा सुनो गोले का आयतन बोलना, कुछ नहीं करना, 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे भी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों का गोले का आयतन का अनुपात कितना है, 64/27। समझ में आ गया। अब बोलेगा 4/3 पाई, 4/3 कट गया, r/r क्यूब, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझो, r/r का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 64/27। अब यहाँ जैसे ही क्यूब चल जाएगा तो r/r बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 64/27। तो 64 का मतलब हो गया, क्यूब मतलब क्या, 3 गुना, तो 4, 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 4, और 27 का हो जाएगा 3, यानी कि r अनुपात r का क्या हो जाएगा, 4/3। तो 4/3 कौन होगा मेरे भाई, 4/3 कौन होगा, 4/3, ये वाला ऑप्शन हो गया डी। आशा करते हैं तुम लोगों को हम वीडियो में संतुष्ट कर पाए होंगे। बहुत सारी कमियां अगर रही होगी या थोड़ी सी भी कमी रही होगी तो कमेंट बॉक्स में तुम्हारा खुला हुआ है, कुछ भी बोल सकते हो, अपना सजेशन दे सकते हो। नेक्स्ट तुमको किस चीज़ का वीडियो चाहिए ये बोल सकते हो कि ये चीज़ प्रॉब्लम है, टॉपिक प्रॉब्लम है, क्या है। तुम्हारा कमेंट, तुम्हारा लाइक मुझे डिसाइड करने पे मजबूर कर देगा कि वीडियो हम बनाएं या नहीं बनाएं। सच में अच्छा लगा होगा तो लाइक मारना, नहीं लगा होगा तो मत मारना। कमेंट करने की मन होगी, जो भी इच्छा होगी तो ज़रूर बता देना, ताकि तुम्हारे लिए हम वीडियो फिर से बना पाए। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।